हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज कुंज व्यास एंड स्टडी इन 9 ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडी सिस्टम्स। तो हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू सेंटर ऑफ मास। तो हमने एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन उसका देख लिया, सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, कैसे उसका बेसिक्स फॉर्मूला जो कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में हम यूज करते हैं, हमने उन सबको देख लिया था। और सेकंड लेक्चर में मैंने उन्हीं के रिलेटेड में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, स्पेशली बोर्ड लेवल के, नीट लेवल के या मेंस लेवल तक के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। पर मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पाया था। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.physicsbynikunjvyas.netlify.app पे जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड। पर अब मेन बात आती है कि अगर हमने नीट लेवल या मेंस लेवल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो एडवांस लेवल के कैसे आएंगे। तो एडवांस लेवल या फिर एक्स्ट्रा मेन लेवल के क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादातर आते हैं कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम से, यानी कि जिसमें बॉडी की अपनी डेफिनेट शेप होती है, वो पॉइंट मासेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट अ पॉइंट मास, दिस हैज इट्स ओन शेप। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस बॉडी होगी। तो आज हम देखेंगे हम कॉन्टिन्यूस बॉडी के सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, और अगले लेक्चर में हम इसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करेंगे, या फिर अगर टाइम लगा तो हम आज इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम के लिए हमारे को निकालना है। तो मैंने याद है आपको एक फॉर्मूला बनाया है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, यानी कि XCOM इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं x रहने देता हूँ, मैं सीधा r डालता हूँ। r यानी कि x यहाँ पे लगेगा कि हमने x कोऑर्डिनेट निकाला है, पर हमने r डाला तो हम रिजॉल्व करके बोल सकते हैं XCOM, YCOM एंड ZCOM। RCOM इज इक्वल्स टू M1 R1 plus M2 R2 and so on to Mn Rn, okay, and divided by M1 plus M2 and so on to Mn। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम्स के लिए है। यह जो मास होगा डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल्स का होगा, और यानी मींस पॉइंट पार्टिकल्स का होगा, पॉइंट मासेस का होगा, और आर डिस्टेंस उनका सेंटर ऑफ मास। सो इज नॉट सेंटर ऑफ मास, अगर हम एक ओरिजिन ले वहां से उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कोर फॉर्मूला की, जो कि आज हम देखेंगे, जो जिसमें कि इंटीग्रेशन यूज करेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि पॉइंट मासेस के लिए, यानी कि मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है, उसके पॉइंट मासेस होंगे, यानी कि छोटे छोटे मासेस होंगे जिनकी की अपनी कोई थिकनेस, जिनकी अपनी कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, पर अब जो हम देखेंगे, अब जो हम जितने भी सिस्टम्स देखेंगे, मोस्टली जो एडवांस लेवल में आते हैं, जैसे वॉल्यूम सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें हमारे को वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, वो हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए हम करते हैं। इसमें हमें को यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला है RCOM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको सारा कुछ एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ अभी। ये आज के इस लेक्चर में हम मेन हमारा सेंटर होगा, सेंटर ऑफ डिस्कशन हमारा यही होगा, और इसी के ऊपर आज हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर जो DM है वो है स्मॉल मास, यानी कि स्मॉल एलिमेंट का मास। पर अगर आप इंटीग्रेशन से थोड़े से भी आप जैसे अगर आपने पहले कभी इंटीग्रेशन किया हुआ है, जैसे फिजिक्स में इंटीग्रेशन काफी ज्यादा यूज होता है, तो आप समझ गए होगे यार DM स्मॉल एलिमेंट का मास है, और रेडियस क्या है, सॉरी रेडियस नहीं, ये R क्या है, उनका डिस्टेंस फ्रॉम एन ओरिजिन। तो आप इतना समझ ही गए होंगे, बिकॉज ये DM स्मॉल एलिमेंट का मास है। पर अगर हम नहीं भी समझे तो मैं आपको भी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा तो हमने कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पे यहाँ सिस्टम किस टाइप के आ सकते हैं, हमारे पे काफी ज्यादा टाइप के सिस्टम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल आ सकते हैं, 3 डायमेंशनल आ सकते हैं। तो अभी हम सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले इसको रेज कर देता हूँ। हमने यहाँ फॉर्मूला यूज करना है आज में, बिकॉज जो ऊपर वाला फॉर्मूला था जो RCOM इक्वल्स टू M1 R2 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 M2, ये जो सारे फॉर्मूले थे हमने इसके ऊपर कल हम प्रैक्टिस कर ली थी। और अगर आप इसकी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। पर अभी हम मेनली बात करेंगे कॉन्टिन्यूस बॉडी की। अब मैं सबसे ज्यादा एक इजी एग्जांपल लेता हूं, जो कि हर टीचर सबसे पहले लेता है, एक रोड की। ठीक है, हम सबसे पहले भी हम एग्जांपल लेंगे एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रोड की, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रोड की। ये यहाँ पर हमारा ओरिजिन से टच है। ठीक है, इसकी लेंथ है L इसकी लेंथ है। ठीक है, अब इसकी लेंथ होगी हमारे पास L,
और इसका मास है m, मास इज, और मैंने बोला इसकी थिकनेस अभी निग्लिजिबल है, अभी इसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, पर अभी हम इसकी थिकनेस निग्लिजिबल क्यों ले रहे हैं, हम इसकी थिकनेस को क्यों नहीं मान रहे, हम इसकी थिकनेस को इसलिए नहीं अभी मान रहे बिकॉज जो थिकनेस अगर हमने इसकी ले ली तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और वो वाले क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे। तो ये था एक रोड के लिए हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है, वैसे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन रियलिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं पूछूं तो सभी बता देंगे इसका यस, इसका मास या सेंटर पे होगा L/2 पर हमारे को ये भी वेरीफाई करना है कि क्या वो फॉर्मूला सही था गलत था, तो इसलिए हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं। तो मैंने बोला कि अब फॉर्मूला था XCOM, मैंने यहाँ एक्स लिखा बिकॉज एक्स डायरेक्शन में हम ओनली निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये था फॉर्मूला यार, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब मैंने बोला कि मैंने यहाँ से x डिस्टेंस दूर पे मैंने यहाँ x डिस्टेंस दूर पे मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ dx, इसकी स्मॉल लेंथ, ठीक है, ये इसकी जो लेंथ है इसको हम बोल देते हैं dx, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है मैंने लिया, ये एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट का भी मास मेरे को फाइंड करना है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रोड है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि मास हर जगह कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल दिस स्केल, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सेंटर के ऊपर का सेंटर मास आ रहा है, तो इसका भी हमें को निकालना है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पर सिंपल हम यूनिटरी मेथड यूज करके मैथमेटिक्स, कॉमन मैथमेटिक्स जो हम 9th 10th में भी कर लेते हैं, उससे हम निकालते हैं इसका स्मॉल एलिमेंट का मास। इसको मैंने कहा मास में बोल दिया dm, लेट सपोज इस मास से dm, ठीक है, dm इज इस मास। तो अब मैंने बोला पूरी लेंथ का जो मास है वो था m, तो जैसा भी मैं आपको बताता हूं, तो फिर पर यूनिट का कितना होगा m/l, पर यूनिट का कितना होगा m/l, यानी कि एक यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। और अगर इसको dx थिकनेस का कितना होगा, वो होगा ml into dx, m dx/l, या फिर, ठीक है, ये इसका मास आ जाएगा। तो ये इसका मास आ गया। तो अब हमारे को इसको आगे सोल्व करना है। हमारे को इसका मास तो मिल गया dm का, ठीक है, हमने अब यहाँ पर dx का हम निकालना है, हमारे को dm मिल गया, यानी कि बिकॉज इस थिकनेस को हमने dm बोल दिया, इसका थिकनेस, सॉरी, इस थिकनेस का जो मास वो dm था, और इस थिकनेस का जो हमारे पास वो थिकनेस थी dx, तो हमने यहाँ से निकाल लिया m/l into dx। अब हम इस dm को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब मैंने जब XCOM पुट किया, इंटीग्रेशन ऑफ x, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, अब m/l dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ m/l into dx, ठीक है। तो अभी ये आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसको इजी कर देता हूँ बिकॉज ये काफी कॉमन सी चीज थी। तो मैं यहाँ से इसका भी, तो इसकी थिकनेस थी dx और मास था dm, जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जब मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा तो XCOM की वैल्यू देखो, m और l तो यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो इनको मैं बाहर ले आऊंगा, तो ये आ जाएगा। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर भी सॉल्व करूँ तो m और l को मैंने बाहर ले लिया, m/l बाहर आ गया, और अब ऊपर इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इसका कैसे होगा, इसका तो काफी ज्यादा आसान है, x² फ्रॉम, अब हमारे को यहाँ पर सेट करना है कहाँ से, इसकी लिमिट्स हमने कैसे लगानी है। तो लिमिट इसकी होगी 0 to l, यानी कि 0 to l, इसकी लेंथ थी l, हमने 0 से लेकर l तक हमने छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ने हैं, वहां से एक रोड बनेगी, उसका भी सेंटर ऑफ मास हमारे पास आएगा, ठीक है, 0 to l।
अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ 0 to L। यहाँ पर नीचे भी सेम यही चीज होगी, या नीचे क्या होगा, यहाँ पर m/l को बाहर आ जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा फ्रॉम 0 to L, ठीक है। तो ये आ जाएगा L-0, कुछ ऐसे आएगा, बिकॉज यहाँ पर dx बचा। अब ये L से L कैंसिल, M से M कैंसिल, तो अब L² by 2 अब यहाँ पर L आ गया, तो फिर डिवाइडेड बाय यानी कि मल्टीप्लाई 1/L, फिर L से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो XUM आएगा, यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा L/2 पर। तो हमने यहाँ से देख लिया फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और हमारे को अपनी कैलकुलेशन हमेशा सही रखनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सही रिजल्ट है तो हमारे को अपनी कैलकुलेशन ऑलवेज सही रखनी पड़ेगी, ऑलवेज। थोड़ी सा भी एरर अगर हुआ तो इंटीग्रेशन में दिक्कत आ जाएगी और फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की, इसलिए हमारा सही आ गया L/2 पर, और ये हमारे को पता भी था पहले से। तो अब हम कुछ अलग तरह के शेप्स के अभी हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ और कुछ और हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस में देखता हूँ। तो सॉरी बट मेरा कैमरा नीचे गिर गया था जब मैं क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था, मैं कैमरा नीचे गिर गया था। तो मैंने सोचा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, तो हम सीधा भी क्या काम करेंगे, अभी हम सीधा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास निकाल दूंगा, बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट तो सारा देख लिया कैसे निकलेगा, और हम कैलकुलेशन को सही रखें हम निकाल ही सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े हिंट दे देता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास डिस्क आ गई, सो नॉट डिस्क, अगर मेरा रिंग आ गई, चलिए हम मान लो डिस्क भी आ गई, उसका कैसे निकालेंगे, हम सेंटर से जाएंगे, यहाँ पर 0 to पाई हो जाएंगे, 0 to पाई जाएंगे, हम ऐसे इसका निकालेंगे और ये काफी ज्यादा इजी होगा। तो पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास के जो फॉर्मूलाज हैं, उनकी जो कुछ कोऑर्डिनेट्स है वो मैं आपको अभी यहाँ पर लिखाऊंगा, तो आप उसको नोट कर सकते हो एज एन टेबल होंगे, और आपको मैं यहाँ पर भी लिखवाने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मासेस के कोऑर्डिनेट्स में लिखे हैं, और ये सारे y में, अगर आप ध्यान से देखें तो y में क्यों है, बिकॉज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ का मास यहाँ से इक्वल है, तो y में ही अपने आप को सेट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक सेमी रिंग, यानी कि सेमी रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी रिंग का कितना आएगा, y इक्वल्स टू 2r/पाई, यानी कि हम यहाँ को मैंने ऑरिजिन माना, मैंने हर जगह में यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को मैंने ऑरिजिन माना है। यहाँ से अगर y इक्वल्स टू 2r/पाई ऊपर जाए तो यहाँ पर हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिलेगा, और ये अगर ध्यान से देखें इसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये आ गई डिस्क हमारे पास। डिस्क का मैं लिखा, अगर हम यहाँ से 4r/3 पाई अगर हम ऊपर जाए तो हमारे को यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। यहाँ पर है सॉलिड हेमिस्फीयर, ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है, यहाँ अगर हम इस पॉइंट से इसके ओरिजिन जो मैं माना हुआ है इसका सेंटर, ठीक है, नॉट सेंटर, यानी कि अगर सर्कल का सेंटर मैंने माना हुआ है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 3r/8 अगर मैं ऊपर जाऊँ, यहाँ मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर मैं इससे की जगह होलो होता, बिकॉज ये सॉलिड आ गई, होलो होता, तो यहीं से अगर मैं y इक्वल्स टू r/2 ऊपर जाऊँ तो मैं यहाँ पर इसका मिल जाना था सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। अब मैंने लिखा है सॉलिड कौन का, अगर मैं यहाँ से y इक्वल्स टू h/2 ऊपर जाऊँ, मेरे को यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, और होलो में y इक्वल्स टू h/3 ऊपर जाकर हमारे को इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। अब मेरे को कई लोग बोलेंगे कि मैंने ट्रायंगल का क्यों नहीं लिखा, बाकी सबका क्यों नहीं लिखा, तो वो मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वो तो काफी ज्यादा आसान है, वो तो इनडायरेक्टिव काफी ज्यादा आसान होते हैं वो, बल्कि वो सिमेट्री से कोई भी देख कर बता दे, चाहे रोड का हो गया, सर्कल का हो गया, ठीक है, वो सभी कोई भी देख कर बता दे। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिससे हम प्रैक्टिस कर पाए, जैसे कि डिस्क। अगर मेरे पास डिस्क है तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होने वाले हैं, आपको मैं 2-3 यहाँ पर फॉर्मूलेस दिखाऊंगा, ठीक है। ये डिस्क है, अगर मैं यहाँ पर, ये r इसका रेडियस है, ये एंगल थीटा की है, यानी कि टोटल इसका एंगल क्या है, थीटा, और ये इसका ओरिजिन। अब मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव, जैसे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसे काफी सारे फॉर्मूले ड्राइव किए हैं,
तो कैसे हम कैसे करेंगे, बिकॉज हमारे को भी डेरिवेशन आनी चाहिए। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले सेंटर में एक लाइन मान लेंगे ऐसे, और हम पहले इधर को जाएंगे इधर को जाएंगे, और वो इक्वल कैंसिल आउट होते जाएंगे, और फिर हमारे को y में इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा, बिकॉज एक्स सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे, मेरे को y में इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। और वो आएगा अप्रोक्सीमेटली COM इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा r sin थीटा बाय थीटा, कुछ ये आएगा r sin थीटा बाय थीटा। और अगर यहाँ पर मेरे पास ये हो गया हमारे पास रिंग के लिए, एक सर्कुलर आर्क के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं अगर मेरे पास डिस्क होती, आर्क टाइप डिस्क होती, यानी कि किसी थीटा एंगल पर, ठीक है, तो फिर से हम वही अप्लाई करते हैं जो मैं आपको बताया कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, सेंटर से हम लाइन लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा, वो आएगा COM इज इक्वल्स टू 2/3 r sin थीटा बाय थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सारा सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये था हमारा मेन जो फॉर्मूला जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, और इसको हम यूज कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो यूज करने के लिए आपको मैं अभी हिंट दे देता हूँ, बिकॉज अगर मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा चल जाएगा। मैं इसके बाद सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियो लेके आऊंगा, जो कि शायद अगला या फिर उससे अगला लेक्चर होगा। तो ये कैसे होगा, मतलब इसका क्वेश्चन सॉल्व, तो जिसको कि मैंने बोला है कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, बिकॉज ध्यान से कि सारे वॉल्यूम में ही है, सारे यहाँ पे वॉल्यूम में ही है, बस 2-3 ये छोड़ दो, बाकी सारे वॉल्यूम में ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये होलो है, सॉरी ये होलो जैसे स्फीयर है, अगर मैं इसको होलो या फिर किसी भी, मैंने मान लो कि ये सेमी, मैंने यहाँ पर जैसे बोल सकते हैं, मैंने इस सारे को, है ना, जैसे मान लेते हैं सर्कल ही ले लिया, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, बिकॉज सबसे आसान एग्जांपल ये मैं स्फीयर आती है, अगर मैं कोई स्फीयर लूं तो मैं दो होलो सेमी स्फीयर को या फिर दो जैसे हेमिस्फीयर को मैं अगर आपस में डालूं तो स्फीयर बन जाएगा, तो हम दोनों का हम ऐड ऑन कर देंगे जो कि वॉल्यूम वाला होगा। अगर मैंने इसी हेमिस्फीयर को इसके नीचे लगा दिया तो कुछ इस टाइप की शेप बन जाएगी, ये आ गए हमारे पास, ये होगा हमारा हेमिस्फीयर, ये हमारे पास आ जाएगा कौन। तो ऐसे हमारे पास वॉल्यूम वाले क्वेश्चन बन रहे हैं जिसमें हम वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, पर वो अभी नहीं, बिकॉज अभी हमारे पास अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे हमारे कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाऊंगा जो कि एडवांस या मेन लेवल्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ COM, ठीक है। तो क्वेश्चन, तो इसका कांसेप्ट अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले कांसेप्ट कुछ ये है, अगर मेरे पास ये पार्टिकल है, सारे डिस्क्रीट पार्टिकल भी हम मानते हैं, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल है, कुछ nth मेरे पास पार्टिकल है, और इन सभी की अपनी वेलोसिटी है v1 v2 v3 एंड सो ऑन टू vn। तो मेरे को बताने पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो इसका सेंटर, अगर इन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी इतनी है, हर किसी की हमारे पास सेपरेट वेलोसिटी हमारे को मिली हुई है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी, इसको जो COM होगी, इसका जो COM होगा उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, वो हमारे को VCOM होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर ये सारे पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, या फिर इसका क्या एक्सेलरेशन होगा। तो ये सारा जो पार्ट है आ जाते हैं इस टॉपिक में, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। तो इस टॉपिक को जानने के लिए हमारे को मेनली कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए पुराने, हमारे को यहाँ ज्यादा कुछ जरूरत पड़ती नहीं है, पर हमारे को थोड़ा बेसिक काइनेमेटिक्स आना चाहिए इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। तो अभी हम देखते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, XCOM इज इक्वल्स टू m1 x1 plus m2 x2 and so on to mn xn divided by m1 plus m2 plus so on to mn, ठीक है। तो ये मैं आपको फॉर्मूला बताया था। अब अगर मैं आपको बोलूं, जो कि मैथमेटिकली गलत बिल्कुल नहीं होगा, कि मैं दोनों साइड अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये कोई गलत तो नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिकली वो टाइम कैंसिल ही हो जाएगा, तो यानी कि इक्वेशन बैलेंस ही आई। अब मैं दोनों से यहाँ टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर टाइम से डिवाइड, और ये जो पूरी इक्वेशन है
इसको मैं कर दूंगा 1/t से डिवाइड या फिर 1/t से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो टाइम है ये इन तो सबसे पहले इससे डिवाइड होगा फिर इससे डिवाइड होगा, बिकॉज मेरे को पता है नीचे वाले को जो फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब ये जो 1/t और सॉरी x1/t और फिर x2/t ये भी क्या बनेगा, वेलोसिटी। अब देखो xcom डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि velocity of center of mass is equals to m1v1 plus m2v2 and so on to mn divided by m1 plus m2 and so on to mn। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब अगर मैं इसको फिर से टाइम से डिवाइड करूं दोनों साइड को, एक्सेलरेशन बन जाएगा, यानी कि acom is equals to m1v1 सॉरी m1a1 plus m2a2 plus so on to mn। तो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, फिर m1 plus m2 and so on to mn। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूले दो आ गए जो कि मेन फॉर्मूलाज होंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। और ये इकलौते फॉर्मूलाज नहीं है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में, ऐसे काफी सारे हमारे को निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अभी। तो अभी हम एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे जो कि एज एन क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले इसको रेज कर देता हूँ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। ये हमारे दो फॉर्मूले मेरे को याद होने चाहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं जिस टॉपिक में बात करूंगा, हाँ तो उससे पहले मैं एक छोटी बेसिक सी मैं एक चीज के बारे में बात करूंगा, छोटी सी मैं बेसिक चीज के बारे में बात कर देता हूँ। जो हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था उसका फॉर्मूला था m1a1 plus m2a2। अभी हम बस इतना ही मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पर m1 plus m2। अब अगर मैं इस m1 plus m2 को इधर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मैं को ब्रैकेट में लेके जाऊंगा तो a into m यानी कि फोर्स, ठीक है, ma F equals to ma, तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, यानी कि फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1a1 plus m2a2 and so on to mn an। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो अगर फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास 0 है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन नहीं होगा, बाकी पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, पर अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ फोर्स 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, पर बाकी पार्टिकल्स के ऊपर फिर भी एक्सेलरेशन चलेगा, जो कि बेसिक लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स होते हैं, जो कि हम सभी को पता है। और यहीं से हम जैसे अगर यहीं से अगर आपको और चीज बताऊं तो जैसे वेलोसिटी है ना, तो जैसे कि अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया था VCOM इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस m1 प्लस m2 को ले जाऊं तो ये बन जाएगा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि आ जाएगा मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। उसमें क्या था पुराने फॉर्मूले में, फोर्स ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल, और यहाँ पर है मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल m1 m2, यानी कि p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन टू। ठीक है, पर अगर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब ये नहीं है बाकियों का सेंटर ऑफ मास, यानी कि मतलब बाकियों का भी मोमेंटम 0 है। अगर इसका मोमेंटम 0 है, बाकियों का हो सकता है क्या बोला नेट मोमेंटम 0। तो ये बेसिक लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स है जो मैंने आपको बताया, ताकि कोई भी इंसान यहाँ पर आके इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। तो अब एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था RCOM इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ जितने मर्जी पार्टिकल हो सकते हैं, पर मैं इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ 2 पार्टिकल्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, और इसको हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ मैं एक केस ले लेता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास 2 बॉल्स थे, जैसे कि एक था 2 kg का, एक था 4 kg का, एक था 4 kg का। अब इनका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, ऑब्वियसली हैवी मास के साइड होगा,
तो मैंने आपको वीडियो भी डाला जिसमें आपने देख लिया होगा कि मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था क्यों हैवी मास की साइड होता है। तो कुछ इस साइड होगा, ठीक है, कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं, अभी मैं निकालूंगा नहीं बिकॉज मेरा सेंटर ऑफ डिस्कशन कुछ और है जो कि आप अभी गैस नहीं कर पाओगे। अब ये है, अगर मैंने इस 2 kg के ब्लॉक को मैं ऊपर ले गया, मैंने इस 2 kg के ब्लॉक को मैंने मूव कर लिया कुछ डिस्टेंस x, ठीक है, तो इसका सेंटर मास तो चेंज हो जाएगा। पर अगर मैं चाहता हूँ सेंटर मास का इनका डिस्टेंस है, अगर इसका डिस्टेंस x है तो इसका डिस्टेंस भी उतना ही रहे, तो मैं इसको कितना मूव करूँ, ठीक है, मैं इसको कितना मूव करूँ कि मतलब इसका डिस्टेंस सेम, यानी कि सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम ही रहे, यानी कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो। सेंटर ऑफ मास की मैं पोजीशन सेम चाहता हूं तो मैं कितना मूव करूं दूसरे ऑब्जेक्ट पर। कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो उनको ऐसे सोल्व करना तो काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। अब मैं चाहता हूं सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, अब मैंने बोले कि चेंज इन, अब देखो सेंटर ऑफ मास को हम चेंज इन भी तो बोल ही सकते हैं, चेंज इन पोजीशन अगर मैं बोल रहा हूं यानी कि डी आर, मैं हर साइड अभी डी आर लिख देता हूं, ठीक है, और मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं बोल सकता कि मैथमेटिकली गलत है। अगर चेंज इन जीरो है तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, अगर चेंज है तो चेंज इन सेंटर मास की पोजीशन भी आ जाएगा। मैं चाहता हूं पोजीशन चेंज ना हो, यानी कि जीरो इक्वल्स टू m1 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ का m1 dr1 प्लस m2 dr2, ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब मैं को यहाँ से पता चल जाएगा इस साले को हम कितना मूव करें। अब देखो मैं इसको m1 बोल दिया, इसको m2 बोल दिया, इसकी चेंज इन पोजीशन अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम बता सकते हैं कितना ये मूव हुआ, कितना x मूव हुआ, इसको कितना मूव करना पड़ेगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्या होने वाला है, हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, अब देखो इस इक्वेशन को यूज करके कोई भी यहाँ पर आंसर फाइंड कर लेगा, ठीक है, इस इक्वेशन को यूज करके कोई भी आंसर फाइंड कर लेगा। पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा ये वाला इक्वेशन, ये वाली जो फॉर्मूला हमारे पास है ना, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है असल में। वो जो मैंने आपको सेकंड इक्वेशन बताई थी यानी कि m1 dr1 प्लस m2 dr2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इससे ही आया है रिजल्ट। पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है। अब हमारे को क्वेश्चन मिल गया कि हमारे को सेंटर ऑफ मास को इतना डिस्टेंस मूव करना है, तो इसको कितना मूव करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इसको नहीं यूज कर सकते। मैंने इक्वल टू 0 इसलिए किया बिकॉज़ मैं चाहता हूं सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहे, पर अगर मैं चाहता हूं सेंटर ऑफ मास भी मूव करे कुछ डिस्टेंस तो हम इसी को यूज करेंगे। ये हमारा मेन कांसेप्ट होगा और मैं रेकमेंड करूंगा हमारे को यही जो इक्वेशन है, यही जो हमारा कांसेप्ट है, हमारे को इसी को आना चाहिए, ना कि ये। यस, ये हमारे को आना चाहिए बिकॉज़ इसी का जनरलाइज्ड रिजल्ट हम बोल सकते हैं। हम जनरलाइज्ड रिजल्ट ये है, इसी का केस आ जाता है कि जिसमें सेंटर ऑफ मास हमारे पास रेस्ट में होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन दिखाऊं आपको, ठीक है, आपको मैं इसमें क्वेश्चन दिखा देता हूं एज एन एग्जांपल क्वेश्चन। तो हमारे को ये वाला कांसेप्ट हमारे को आना चाहिए। इसमें काफी ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ठीक है, सेंटर ऑफ मास, यस, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया है, बाय व्हाट डिस्टेंस 20 kg मास शुड बी मूव टू कीप सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी, ठीक है। तो हमारे को बोला गया है कि यूनिटी मेथड से हम करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूँ। ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये 20 kg का, इनके बीच का डिस्टेंस हमारे को भी नहीं मिला, हमारे को इनके बीच का भी डिस्टेंस नहीं पता। पर हमारे को पता है 10 kg का जो ब्लॉक है ये 2 सेंटीमीटर मूव कर चुका है, और हमारे को वो डिस्टेंस बताना है कि जिसपे हम 20 kg के ब्लॉक को रखें ताकि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहे, मूव ना करे। बिकॉज अगर ये मूव करेगा सेंटर ऑफ मास मूव करना स्टार्ट कर देगा, पर हम नहीं चाहते वो मूव करे, तो हम नहीं चाहते कि वो मूव करे, तो मैं इसको कितना डिस्टेंस दूर रखूं कि सेंटर ऑफ मास हमारा मूव ना करे। तो देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला था अपना कॉन्सेप्ट, अपना पुरानी पहली वाली इक्वेशन रखनी है जो कि थी drcom is equals to m1 dr1 plus m2 dr2 divided by m1 plus m2। तो सेंटर ऑफ मास में यहाँ 0 रखना है, तो मैंने यहाँ 0 पुट किया और ये नीचे से कैंसिल आउट हो गया। पर मैंने ये इक्वेशन इसलिए लिखी था कि आपको रिकॉल हो सके कि ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है।
ये कुछ ऐसे आ गया, मैंने इसको m1 बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया m1, ठीक है। अब इसको मैंने बोल दिया ओरिजिन, हम अपने हिसाब से ओरिजिन सेट करें, बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट होती है डिस्टेंस और वेलोसिटी, इसको मैं ओरिजिन मान लिया और यहाँ से 2 सेंटीमीटर मूव किया, तो इसको मैं m1 या m2 आ गया 0 इक्वल्स टू m1 यानी कि 10 इंटू, यहाँ पर देखो 2 माइनस 0 2 ही हो गया, प्लस m2 हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय x। मेरे को यहाँ पे x डिस्टेंस कहाँ मूव करूँ, कैसे मूव करूँ, वो हमारी इक्वेशन ही बताएगी, उसकी मेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 20 प्लस 20 इंटू एक्स, अब ये 20 जो है ये इधर चल जाएगा, ठीक है, ये 20 है, यस ये 20 अब इसी साइड चल जाएगा, तो ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू -1 है, -1, तो यहाँ -1 क्या इंडिकेट कर रहे हैं, -1 ये इंडिकेट कर रहा है अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर मूव कर रहे हो और आप चाहते हो सेंटर ऑफ मास इसी पोजीशन पे रहे, अगर मान लो यहाँ था तो इसी पोजीशन पे रहे, तो आप इसको कितना मूव करो, तो वो माइनस बता रहे कि आपने इस साइड को पॉजिटिव आपने ले लिया था, इस साइड को आप नेगेटिव ले लो, इतना मूव कर दो 1 सेंटीमीटर, ये इसी पोजीशन पे रहेगा, तो यहाँ ये इंडिकेट कर रहे हैं नेगेटिव साइन। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, ये हमारे जब आंसर देती है ना प्रॉपर आंसर ही हमारे को मिलेगा विद डायरेक्शन, और यहाँ डायरेक्शन भी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी। तो ये था बेसिक क्वेश्चन, और ये कुछ भी नहीं था जो क्वेश्चन अभी हम करेंगे अगला, मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरे पास ब्लॉक है, एक है 30 kg का, एक है 10 kg का, सॉरी मैंने यहाँ पर ब्लॉक बना लूं, एक है 10 kg का, ठीक है। अब क्वेश्चन है वी टेक 10 kg ब्लॉक बाय 7 सेंटीमीटर अप, मैंने इस ब्लॉक को मैं 7 सेंटीमीटर में अप ले गया, यानी 7 सेंटीमीटर ये जो ब्लॉक है ऊपर जा रहा है, ये वाला जो हमारा मास है, ठीक है, ये जो हमारा मास है 10 kg का जो ब्लॉक है, इसको मैं 7 सेंटीमीटर में ऊपर लेके जा रहा हूँ, एंड देन व्हाट डिस्टेंस शुड 30 kg travel so that center of mass rise by 1 सेंटीमीटर। तो हमारे को बोला गया कि अगर ये 7 सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो ये कितना डिस्टेंस x मूव करेगी, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस राइज हो गया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर को चल जाए सेंटर ऑफ मास, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जीरो वाला फॉर्मूला कोई नहीं यूज करेंगे, जीरो इक्वल्स टू m1 dr1 प्लस r2 dr2, यहां पर हम ना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि होगा drcom is equals to m1 dr1 plus m2 dr2 divided by m1 plus m2। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास को हमने कितना मूव करना है, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दूं, मैंने बोला इस डायरेक्शन को हम बोल लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही चल रहा हूँ सेंटीमीटर्स में, वैसे पेपर्स में हमारे यूनिटरी मेथड, सो नॉट यूनिटरी मेथड, हमारे यहाँ पर एसआई में लिखना होगा, एसआई यूनिट में 1 इज इक्वल टू, बिकॉज़ 1 सेंटीमीटर राइज करना है, यस हमने 1 सेंटीमीटर राइज करना है, और मैं इसको बोल देता हूँ पॉजिटिव, बिकॉज़ ये पॉजिटिव रिएक्शन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू m1, मैंने इसको m1 बोला, इसको m2, 10 into 7 plus 30 into x divided by 10 plus 30, तो 1 is equals to 70 plus 30x divided by 40, तो 40 is equals to 70 plus 30x, तो ये जो 70 है यहाँ जाके हो जाएगा, ये जो 70 है अब मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, बिकॉज हमारे को यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 30x, ठीक है, तो 70 को मैं इधर ले गया माइनस में चला गया, तो ये चला गया, या फिर हम क्या करते हैं अभी, यस मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, तो 70 जब यहाँ जाएगा, ये 70 जब यहाँ जाएगा तो ये चला जाएगा 40 माइनस 30, यानी 40 माइनस 70, यस तो यहाँ पर आ जाएगा 30, बट माइनस में आ रहा है, इज इक्वल्स टू 30x, तो ये कैंसिल हो गया, -1 कुछ इसकी वैल्यू आएगी,
x की वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस -1 सेंटीमीटर आ रही है। जो x की वैल्यू है वो आ रही है -1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर -1 सेंटीमीटर यहाँ हमारे को क्या इंडिकेट कर रहा है, -1 सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि आप x की वैल्यू का कुछ स्लाइस करना चाहते हो और ये 7 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। अब अगर आपको अपना सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट चेंज करनी है 1 सेंटीमीटर, तो आपको इसको -1 सेंटीमीटर पीछे ले जाना पड़ेगा, आपकी सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर राइज अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे को सारा कॉन्सेप्ट बता रहा है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको अभी दिखाऊं एक क्वेश्चन जो कि मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, जो कि मैं एडवांस के लेक्चर में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बोट वाला क्वेश्चन, कि बोट वाला क्वेश्चन हम चाहते हैं कि बोट इतना डिस्टेंस मूव करेगी तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको कि मैं एडवांस के लेक्चर में सॉल्व करूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का अप्रोक्सीमेटली हमने लगभग सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और काफी अच्छे मेथड से कंप्लीट कर लिया है। तो इन नेक्स्ट वीडियो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ऊपर ये जो पूरी मैं सीरीज बना रहा हूँ सेंटर ऑफ मास की, इसमें मैं कोलिजन को इंक्लूड अभी नहीं कर रहा। कोलिजन एक छोटा सा पार्ट है जो कि हम गिनती के 2 या 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो इसके बाद हम सीधा कोलिजन पे ही जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।